नमस्कार साथियों, मैं आनंद प्रकाश पांडे एन मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान शिक्षण साइंस टीचिंग। इस साइंस टीचिंग में हम लोग सबसे पहले हम लोग यूनिट जो स्टार्ट किए थे, सबसे पहले शिक्षण की विधियां कि विज्ञान शिक्षण में शिक्षण की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं। तो विधियां में हम लोग धीरे धीरे व्याख्यान विधि, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि, इस तरह से धीरे धीरे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि आज हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले ये यूनिट नंबर अगर आप लोग देखेंगे तो साइंस टीचिंग में यूनिट नंबर 2 में ये विधियों के बारे में अध्ययन करना है हम लोग को। तो विधियों में तो ऐसा नहीं कि हम लोग जो सब मतलब साइंस टीचिंग सिर्फ पढ़ रहे हैं तो सिर्फ विज्ञान के ही बच्चे पढ़ेंगे, नहीं। अगर आप गृह विज्ञान के भी हों तो भी आप देखिए विधियां, क्योंकि गृह विज्ञान की विधियां, साइंस की विधियां, मतलब ये जो भी हैं विज्ञान शिक्षण की विधियां, गृह विज्ञान शिक्षण की विधियां, अगर बायोलॉजी वाले जो बच्चे होंगे, जो जीव विज्ञान जो लिए होंगे वो भी, क्योंकि देखिए सिलेबस हम एक बार एक अलग वीडियो में सिलेबस पूरा हम बता दिए हैं। तो हम लोग इस तरह से विधियों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे सिलेबस में तो कहीं ना कहीं गृह विज्ञान जो बुक है उसमें यूनिट नंबर 3 में विधियां दिया है। साइंस जो है विज्ञान शिक्षण, इसमें यूनिट नंबर 2 में विधियां दिया है। तो आप लोग अपने बुक से अपने सिलेबस को मिला लीजिएगा कि किस यूनिट में आपकी विधियां पूछ रहा है या फिर किस मतलब दिया हुआ है किस यूनिट में। तो इसमें हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे वो योजना विधि के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रोजेक्ट मेथड। इसको हम क्या कहते हैं, योजना विधि को प्रोजेक्ट मेथड। तो इस प्रोजेक्ट मेथड में अगर हम देखेंगे कि प्रोजेक्ट मेथड किसको कहते हैं, जो योजना होती है, ये योजना विधि किसे हम कहते हैं, तो आप ऐसे अगर व्यवहारिक भाषा में अगर आप कहें, अगर आप समझें तो आप कहेंगे कि किसी भी कार्य योजना बनाना, क्या कहेंगे हम, योजना को बनाना या योजना के माध्यम से कोई कार्य को करना, यही क्या होता है हमारा योजना विधि होता है या प्रोजेक्ट विधि होता है। इसमें देखिए होता क्या है कि ये योजना जो भी व्यक्ति बनाएगा, इसमें होता क्या है 4-5 लोगों का समूह बांट दिया जाता है। 4 बच्चों को अलग बांट दिया जाएगा, 2 बच्चों को अलग बांट दिया जाएगा, 4-4 बच्चों का अपना समूह एक बना दिया जाएगा। और इस समूह बांट करके उसमें हम क्या करेंगे, उनको दे देंगे कुछ चीजें योजना बनाने के लिए कि आप हर एक ग्रुप के बच्चे अपना अपना योजना बनाओ, अपना अपना कोई काम करो। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई कार्य अगर स्कूल कक्षा में हो रहा है तो अगर बच्चों को इंटरवल में ही छोड़ दिया गया या फिर घर के लिए ही छोड़ दिया गया, कोई टॉपिक हम पढ़ाए और पढ़ा करके हम छोड़ दें कि आप जाइए घर पे, जैसे गृह विज्ञान वाले जो बच्चे रहेंगे तो गृह विज्ञान वाले के लिए क्या किया जाएगा, अपना अपना 4-5 लोगों का ग्रुप बना के, या फिर जब पेपर जब लिया जाता है तो उसमें भी कहा जाता है कि आप गृह विज्ञान वाले बच्चों को कि आप 4-4, 5-5 लोगों का समूह बना कर हम दे देंगे, कह देंगे कि आप लोग अलग अलग पकवान अपना खाना पीना अपना बनाइए और बना के लेके आइए। तो उसमें बच्चे क्या करते हैं, कोई पता चला अपना बहुत अच्छा खाना बना के लेके आया, कोई अच्छा अपना कोई अलग व्यंजन बना के लेके आया। तो अलग अलग जो व्यंजन अपना जो समूह के लोग, जो ग्रुप के लोग जो बनाते हैं, उसमें जो अलग अलग जो अपना वो सोचते हैं कि हम आज ये बना के लेके आएंगे ये चीजें। जैसे पेड़ पौधे के बारे में 4-4 लोग का ग्रुप भेज दिया गया ग्राउंड में, कहीं फील्ड में या फिर कहीं वहां हम कह देंगे खोजने के लिए। तो वहां बच्चे जाएंगे तो क्या करते हैं, वहां जा करके अपना हर एक समूह का बच्चा कोई अलग पेड़ के बारे में लिख करके पूरा उनके बारे में उसको समझ करके उनकी पत्तियों के बारे में खोज के लेके आएंगे। तो उससे एक अलग निष्कर्ष निकलता है। और यह होता क्या है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम कह सकते हैं कि योजना पद्धति शिक्षण की एक बाल केंद्रित और प्रगतिशील पद्धति है। कहने का मतलब क्या है कि ये योजना विधि जो है वो बच्चों के लिए है। बच्चा, इसमें ऐसा नहीं कि टीचर कुछ बताता है, व्याख्यान देगा, पढ़ाएगा, तब बच्चा उसको सुनेगा समझेगा, नहीं। बच्चों का ग्रुप अलग बांटा जाता है, बच्चों को ये प्रोजेक्ट मेथड दिया, मतलब योजना बनाने के लिए दिया जाता है। बच्चा खुद से करके सीखता है। जैसे कह दिया जाए कि आप जाइए पेड़ पौधों के बारे में आप बताइए, तो भी बच्चा जब जाएगा तो पेड़ पौधा का पहले जाएगा घर पे, तो उसके पेड़ देखेगा, तो पेड़ में भी देखेगा अलग अलग पेड़ होंगे, कहीं उसके आसपास घर वातावरण जो है उसका पर्यावरण वो देखेगा, कहीं नीम का पेड़ पड़ा हुआ है, कहीं पता चला गुलाब का पेड़ मतलब है, कहीं गुलाब के फूल हैं तो उसमें देखेगा कि उसमें कहीं आम का पेड़ है तो उसमें देखेगा फल लग रहा है। तो ये अलग अलग चीजें जो निकल करके आती है वो बच्चा खुद से उसको सोचेगा, खुद से उसको समझने का प्रयास करेगा, खुद से उसके बारे में लिखेगा। उसके तने, कहीं किसी कोई पेड़ बहुत मोटा होता है, कोई पेड़ पता चले कम मतलब बहुत पतला होता है, किसी की टहनियाँ होती हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, अलग अलग चीज़ें वो बच्चा अपने से खुद से सोचेगा, खुद वो समझेगा, खुद से तर्क करेगा उसमें। यही क्या कहलाती है, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें देखिए वही चीज मैं आपको पहले ही बता दिया कि योजना पद्धति जो होती है वो बाल केंद्रित होती है। क्या होती है, शिक्षण की एक बाल केंद्रित और प्रगतिशील पद्धति है, क्योंकि इसमें जितना वो खोजेगा, जितना ही उसमें रुचि अपना जागृत उसका होगा, बच्चा अपने आप को खोजता ही जाता है। इसमें बच्चा खुद से
तो इसको हम लिख सकते हैं कि बच्चा करके सीखने पर के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है या बच्चे को करके सीखने पर के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि बच्चा खुद जब करेगा, खुद जब किसी चीज के बारे में जब खोजेगा, खुद जब योजना जब बनाएगा, तो वो क्या करेगा, उसमें क्या किसी और की भूमिका रहेगी? नहीं, वो खुद करेगा, खुद सीखेगा। तो ये करके सीखने पर वो आधारित हो जाता है। यही हमारा क्या होता है, योजना विधि। जैसा कि आप अब आइए बोर्ड पे कुछ माध्यम आपको हम वार्ता क्या नाम है नोट्स बनाने के लिए और आपको अच्छे समझाने के लिए भी दिए हैं ताकि आप नोट्स भी अपना बना सके। देखिए क्या लिखा हुआ है योजना विधि प्रोजेक्ट मेथड को। तो प्रोजेक्ट मेथड को हम कह सकते हैं सबसे पहले तो आप ऊपर अगर हेडिंग में डाल सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि योजना पद्धति शिक्षण की एक बाल केंद्रित मतलब बाल केंद्रित और प्रगतिशील पद्धति है या बाल केंद्रित पद्धति है। इस तरह आप लिख सकते हैं। इसे करके सीखने के सिद्धांत पर जोर दिया जाता है या बालक इसे करके सीखता है या बालक की ही ये बाल केंद्रित ही शिक्षा है। इस तरह से आप शिक्षण की मतलब शिक्षण विधियां हैं, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, ये जो योजना पद्धति जो है, ये योजना पद्धति प्रयोजनवादी, कौन वादी? प्रयोजनवादी। ये अलग अलग दार्शनिक होते हैं, तो वही अब लिखा जा रहा है कि योजना विधि प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के, कौन विचारधारा के? तो दार्शनिक विचारधारा के। एक एक चीजों को बस आप सुनते बस चले जाइए, आप बहुत अच्छा लिख के आएंगे पेपर में, और बस इसको बस याद बस कर लीजिएगा। एक बार नोट्स आप अपने कॉपी पे लिखते हुए चलिएगा। तो वही चीज है। तो प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के महान शिक्षा शास्त्री कौन है? एक महान दार्शनिक होते हैं, एक महान शिक्षा शास्त्री होते हैं। तो जो जो चीजें होगी थोड़ा थोड़ा इस बातों को ध्यान दीजिएगा। ये सब कोटेशन अगर आप याद किए रहेंगे, ये सब कोटेशन अगर आप दिमाग में आपके अगर बन जाएगा, तो आप नंबर बहुत अच्छा गेन कर पाएंगे। तो महान शिक्षा शास्त्री विलियम किलपैट्रिक कौन है? तो इनका नाम आप याद करके रखिए कि कौन है भैया शिक्षा शास्त्री, तो विलियम किलपैट्रिक। तो आपसे पूछ देगा अगर क्वेश्चन, मान लीजिए कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो योजना विधि जो है किलपैट्रिक जो क्या नाम है योजना विधि प्रोजेक्ट जो मेथड है, इस प्रोजेक्ट मेथड के जो महान विचारधार या शिक्षा शास्त्री जो है या फिर योजना विधि की खोज किसने की थी या कौन दिया था, तो क्या आप लिखेंगे? विलियम किलपैट्रिक। तो वही चीज कहा जा रहा है कि प्रयोजनवादी दार्शनिक विचारधारा के महान शिक्षा शास्त्री कि विलियम किलपैट्रिक ने योजना को जन्म दिया था। यही योजना प्रयोजना के अंतर्गत, उसी का नाम योजना भी कहीं दे सकता है पेपर में, कहीं प्रयोजना भी दे सकता है। तो यही योजना ये जन्म दिया थे, कौन दिया था? तो विलियम किलपैट्रिक दिए थे। प्रयोजना के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत समस्या को व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, किस रूप में? तो व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहने का मतलब मैं आपको बताया ना कि बच्चों का अलग अलग ग्रुप बना के या फिर अगर सिंगल ही बच्चों को अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद हम कह दें कि अलग अलग अपना सभी लोग पेड़ के बारे में, पेड़ जो होगा उसके बारे में लिख के आइए या अलग अलग फूलों के बारे में आप बताइए अपने बारे में, तो वो जाएगा, जो भी बच्चा रहेगा अपने आसपास जो भी फूल देखेगा, कहीं गेंदे का फूल देख लेगा, कहीं कनैल का जो फूल होता है उसको देख लेगा, कहीं ओढ़हूल का फूल देख लेगा, कहीं चमेली, गुलाब, ये सब अलग अलग फूल के जो अलग अलग तरीके आते हैं, अलग अलग जो फूल होते हैं उनके बारे में वो लिखेगा, देखेगा, उसके रंग के बारे में लिखेगा कि गुलाब का रंग ऐसा होता है, गुड़हल का फूल अलग अलग होता है, उनकी पत्तियां अलग होती हैं, उनके जो दलपुल्स जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये सभी चीज़ों के बारे में क्या करेगा? वो लिख के आएगा। गृह विज्ञान के बच्चे होंगे बस यहीं अपना थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे कि वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा कि गृह विज्ञान के बच्चों को आप लोग जो अपना खाना जो होगा वो खाना में आप क्या क्या प्रोजेक्ट अपना बना सकते हैं, आप क्या क्या आप खाना बना सकते हैं, तो वो उनका क्या हो गया, एक अलग उनका प्रोजेक्ट हो गया। तो वो अपना खाना, अपना गृह विज्ञान वाले अपना खाना वाना के बारे में अपना देख लेंगे। ये साइंस वाले अपना जीव विज्ञान वाले होंगे, वो जंतु वंतु के बारे में, अपना पशु वशु के बारे में देख लेंगे। तो इस तरह से अलग अलग जो चीज़ें होंगी अपना अपना बस वहीं पर चेंज बस कर देना, बाकी उसमें कुछ चेंज नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट मतलब जिसका आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बस बदल देना है बस वहां पे। तो वही चीज है। तो इसको व्यवहारिक एवं वास्तविक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आप क्या हो गया जिस चीज की, अब मान लीजिए आप खाना बनाना आपको आ गया या फिर आपको नहीं आता था, आप गए धीरे धीरे खोजे अपने उसके बारे में, अपने से खुद से करने का सीखे, तो क्या हो गया, आपको खाना बनाने आ गया। तो अलग अलग तरीके से, तो ये क्या हो गया, व्यवहारिक ही तो है। और उसको आप वास्तविक रूप से देख रहे हैं। आप जब अपने खुद जब करेंगे, जो बच्चा अपने से खुद से जब करेगा तो उसको क्या करेगा, अपने व्यवहार में डालेगा, वो वास्तविक रूप में उसको देखेगा। यही है, प्रस्तुत किया जाता है, जिससे छात्रों व कार्य में रुचि बनी रहती है। जब कोई कार्य जब बच्चा जब अपने से जब करता है तो उसमें खुद में वो रुचि बनी रहती है, वो खुद से करके सीखता है, उसमें उसको अच्छा लगता है, उसमें उसकी रुचि जागृत होती है। आगे देखिए क्या है, किलपैट्रिक के अनुसार, यही जो किलपैट्रिक इसकी जो जन्मदाता जो हैं, जो इनको जो जन्म दिए थे, वही क्या है, उन्हीं के अनुसार किलपैट्रिक ने क्या कह रहे हैं कि किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना वह उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है। ये जो प्रयोजना है वह उद्देश्य पूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में, आपको हम बताएं ना,
कि जब भी होगा 4-5 लोगों का ग्रुप एक अलग बांट दिया जाएगा और उसमें तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि सामाजिक वातावरण में किया जाता है कि समाज एक होगा, उस समाज जैसे कक्षा जब होता है अपना विद्यालय, वो एक क्या है, समाज है। अलग अलग कक्षा है, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग प्रोजेक्ट बच्चों को दे दिया जाता है, अलग अलग ग्रुप बांट दिया जाता है 4-4 5-5 लोग का। उस अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग प्रोजेक्ट अपना दे दिया जाएगा कि आप इसके बारे में खोज करिए, आप इसके बारे में जाइए, इसके बारे में खोज के लाइए, इसके बारे में करके सीखिए, इस चीज़ के बारे में जो भी अपना उनका टॉपिक होगा एक एक टॉपिक दे दिया जाएगा। तो वही चीज़ कह रहा है ये सामाजिक वातावरण में किया जाता है, ये किलपैट्रिक के अनुसार है। परिभाषा एकदम याद करके रखिए, परिभाषा एकदम सबसे कोटेशन होता है परिभाषा। अगर आप परिभाषा पेपर में जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा। आगे देखिए क्या है, प्रोफेसर स्टीवेंसन के अनुसार, प्रोफेसर स्टीवेंसन क्या कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट क्या है, समस्या मूलक कार्य है, कि इसमें समस्याओं को बच्चा अपने खुद से करके सीखता है। तो समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों की ओर पूर्णता से प्रदान करता है। क्या करता है, अपनी जो भी उसकी स्वाभाविक परिस्थितियां होंगी वो जिस परिस्थिति में होगा, ऐसा नहीं है पता चला अगर हम खाना बनाने के लिए दे दिए प्रोजेक्ट कि आप खाना बना के, तो कोई बच्चा होगा बहुत अच्छा व्यंजन बना करके लेके आएगा, कोई पता चलेगा पूरी पकवान पनीर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आएगा, कोई क्या होगा उनकी परिस्थितियां भी तो होंगी, स्वाभाविक परिस्थितियां, हो सकता है वो उतनी अच्छी चीज़ें ना बना के लेके आ पाए, कोई पता चला कि चावल दाल ही बनाए सिंपल। तो अलग अलग वो क्या हुआ, अपना वो उनकी जैसी परिस्थिति होगी जैसे होगी उस अनुसार से वो अपने आप, कोई पता चला कि बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे या फिर उनके आसपास अच्छे पर्यावरण में रहता है तो वो उन चीज़ों के बारे में खोज के लेके आएगा, इस चीज़ का पेड़ ऐसा होता है, इसकी पत्तियां ऐसी होती हैं। और कुछ बच्चे जो होंगे तो वो कुछ अलग अलग पेड़ पौधे लेके आएंगे। तो जैसे वो वातावरण में रहेगा, जैसी परिस्थिति में रहेगा, उस अनुसार उनका वातावरण जो होता है परिस्थितियों की ओर पूर्णता को प्रदान करता है। तो ये हम लोग क्या देखें कि योजना विधि जो था, इस योजना विधि में हम लोग परिभाषा देखें। पहले तो योजना विधि देखें कि ये योजना विधि जो होती है, प्रोजेक्ट मेथड जो होता है वो बाल केंद्रित होता है और यह करके सीखने पर आधारित होता है। दूसरी चीज़ें आप देखें कि प्रयोजनवादी जो थे उनके दार्शनिक विचारधारा थे और उसके महान शिक्षा शास्त्री कौन थे, तो विलियम किलपैट्रिक थे। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आइए देखिए, अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, योजना। जो योजना है वो योजना विधि। तो योजना विधि के पद कि इनके क्या क्या पद होते हैं, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसकी परिभाषा। तो योजना विधि के जो पद हैं इसमें हम 4-5 प्रकार के पद को देखेंगे कि योजना विधि के क्या क्या पद हैं। पहला पद क्या है, परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण। क्या है, परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण। जो भी परिस्थिति होगी उसके अनुसार उसकी परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण हम कैसे करेंगे। तो देखिए क्या है कि योजना परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण में कि शिक्षक किसी भी योजना के लिए सबसे पहले परिस्थिति का चुनाव करता है। क्या करता है, कोई भी जब योजना हम बनाएंगे तो कोई भी योजना के लिए हम क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले एक शिक्षक की भूमिका होती है। ये बाल केंद्रित तो होता है, ये सब कुछ बालक अपने से तो करता है, लेकिन इसमें शिक्षक की क्या होती है, एक भूमिका कहीं ना कहीं होती है। शिक्षक उसका मार्गदर्शन के रूप में उसका कार्य करता है बालकों का। तो शिक्षक किसी भी योजना के लिए सबसे पहले परिस्थिति का चुनाव करता है। वो परिस्थिति का चुनाव कौन करेगा, शिक्षक करेगा, कि कैसी परिस्थिति आएगी या कैसी परिस्थिति में बच्चे को रखना है या कैसी परिस्थिति उसको हम दें जिससे कि बालक अपने आप को उसको करने के लिए वो प्रेरित हो, उसमें वो अपना रुचि जागृत कर सके। तो वही चीजें हैं कि परिस्थिति का चुनाव करता है। कार्य के वितरण से पहले जब वितरण करेगा शिक्षक, जब भी बालकों के बीच या बालकों के समूह के बीच जब भी कार्य को वितरण करेगा, जब भी देगा कार्य को, किसी भी कार्य को करने के लिए, तो वह छात्रों की रुचियों, वो ये देखना जरूर शिक्षक देखेगा कि छात्र कौन सा ऐसा कार्य, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट दें, कौन सा योजना बनाने के लिए बच्चों को दें कि बच्चा उसमें रुचि जागृत करे। क्योंकि अगर बच्चा रुचि नहीं लेगा, जब रुचि नहीं लेगा, ऐसा कार्य पता चले बोरियत अगर दे दे तो पता चले कि जब बच्चा जब उसमें रुचि ही नहीं लेगा तो क्या वो करेगा, क्या उससे कुछ चीज़ें सीख पाएगा, कभी नहीं सीख पाएगा। जैसे छोटे छोटे बच्चों को मान लीजिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करता है शिक्षक, कभी मान लीजिए अगर बच्चों को मजदूरी कराने लगे ईंटा बालू मतलब ढोने के लिए कह दें, क्या बच्चा उसमें कभी रुचि लेगा, कभी रुचि नहीं लेता है। तो वही चीज़ कहा जाता है कि वह छात्रों की रुचियों को जानने का प्रयास करता है कि ऐसा कौन सी हम योजना बनाने के लिए बच्चों को दें जिससे कि बच्चा उसमें रुचि ले सके। तो यही चीज क्या है, प्रोजेक्ट योजना विधि परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण। ये जो है परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण ये कौन करेगा, ये शिक्षक करेगा। ऐसा माध्यम देगा, ऐसा कोई प्रोजेक्ट देगा जिसमें कि बच्चा उसमें अपने आप को रुचि ले। दूसरा पद देखिए क्या है, योजना का जो भी योजना होगी उस योजना का क्या करेगा, चुनाव करना। तो जब योजना का चुनाव, तो शिक्षकों को छात्रों के समक्ष ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करनी चाहिए, शिक्षक ऐसा छात्रों के बीच में परिस्थिति उत्पन्न करेगा, परिस्थितियों को उत्पन्न करना चाहिए
कि बालक स्वयं ही उत्साहपूर्वक योजना को बनाए और शिक्षक उसका मार्गदर्शन करे। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि योजना का चुनाव एक शिक्षक कब करेगा या कैसे करेगा, तो शिक्षक जो होगा वो शिक्षक ऐसा कार्य करेगा, ऐसा योजना का ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करेगा जिसमें कि बच्चा क्या होगा, खुद सक्रिय होकर के, खुद उत्साहपूर्वक होकर के और क्या करेगा, योजना को बनाने के लिए प्रेरित होगा। जैसे किसी भी काम को मान लीजिए अगर कर दिया जाए तो बालक क्या करेगा, उसमें रुचि लेगा पढ़ने के लिए। जैसे कहा जाए क्या बच्चा पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता है। अगर कह दिया जाए कि सभी बच्चे कापी किताब निकालो और निकाल करके एक एक बच्चे खड़ा करा कर हम पढ़ें, तो क्या वो पढ़ेगा, कभी नहीं। लेकिन उसी चीज़ को अगर हम कह दें कि सभी बच्चे आज निकलो बाहर गेट से और कमरे से, मतलब फील्ड में आज चलो तुमको हम खेल के माध्यम से कुछ ना कुछ सिखाते हैं या फिर खेल तुमको खिलाते हैं, सबके सब बच्चे तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन उसी खेल के माध्यम से हम ऐसी शिक्षक ऐसा परिस्थिति उत्पन्न करें जिससे कि उसी खेल के माध्यम से बच्चा सीख जाए। जैसे गिनती को सीखने के लिए क्या करते हैं, हम एक कतार में सबको खड़ा कर देते हैं और 1 2 3 4 ऐसे गिनवाते हुए या फिर सबका नाम देते हुए इस तरह गिना देते हैं। तो ये सब क्या होती है, कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है। शिक्षक ही परिस्थिति उत्पन्न करेगा, शिक्षक ही बच्चों को ऐसी योजना बनाने के लिए देगा जिससे कि बच्चा उसमें रुचि जागृत करे और बच्चा उसमें करके सीखे, उसमें करे अपना कार्य, अपने वो लगेगा बच्चे को कि अपने वो कर रहा है और बच्चा करेगा अपने खुद और करके वो सीखेगा। लेकिन मार्गदर्शन का रूप कौन देगा, एक शिक्षक देगा। एक शिक्षक सिर्फ वो जो भी गलती करेगा या जहाँ पे जो कुछ करेगा उसमें शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में रहेगा, उसको सिर्फ समझाने बताने के लिए एक शिक्षक का कार्य रहता है, बाकी सब कुछ बालक अपने से करता है। तो ये हम लोग 2 पद देखें, पहला है परिस्थिति का प्रस्तुतिकरण, दूसरा है योजना का चुनाव। तीसरा परिस्थिति देखिए क्या है, तीसरा जो इनका पद है वो क्या है, रूपरेखा का निर्माण। क्या है, रूपरेखा का निर्माण। रूपरेखा का निर्माण कैसे होगा, तो योजना के चुनाव के पश्चात, जब योजना का चुनाव जब शिक्षक जब कर लेगा तो उसके पश्चात यह आवश्यक है कि वह उस योजना को सफलतापूर्वक या सफलतापूर्ण करने के लिए या किया जाए जिसमें शिक्षक और छात्र विचार विमर्श करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई योजना शिक्षक दिया बनाने के लिए, करने के लिए, बच्चे उससे किए और अपने उत्साह से रुचि उसमें लिए और जब ले लिए उसके बाद क्या करता है कि शिक्षक और जो बालक जो होगा वो आपस में क्या करेंगे, लोग विचार विमर्श करेंगे कि हम ये काम करके आए हैं, अपनी योजना ये हम बना के लेके आए हैं। शिक्षक के सामने वो प्रस्तुत करेगा, दिखाएगा और शिक्षक उसमें जो कुछ भी कमियां रहेंगी उसको बताएगा या उसमें कुछ और चीज़ें बताने बेहतर करने के लिए रहेगा तो बच्चों को और ज़्यादा बताता है। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं। क्या करना चाहिए, ऐसा नहीं कि पता चले कि शिक्षक दे कोई योजना प्रोजेक्ट बनाने के लिए, उसमें कोई उसको गलती हो या बच्चा क्या कर रहा है उसको बस छोड़ दे, बच्चा किया नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं। शिक्षक को उसमें पुनः विचार भी करना चाहिए कि अपना जो कुछ भी लेकर के बालक आया है, जो भी बालक जो होते हैं वो अपना लेके जो कुछ भी छात्र जो लेकर के अपना प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं उस प्रोजेक्ट को चेक करें या उन जो कुछ भी उससे जो सीखे हैं उसके कुछ क्वेश्चन के माध्यम से या उसमें कुछ जो कमियां होती हैं उसको वो समझा करके उसमें वो उनका दूर करें जो कुछ भी कमियां हो। तो ये क्या होता है, ये रूपरेखा का निर्माण होता है, आपस में विचार विमर्श करेंगे। तो आगे देखिए क्या है, योजना का क्रियान्वयन करना, कि जो भी योजना होगी उसको क्रियान्वयन कैसे करेंगे, उसको किस कार्य के माध्यम से उसको हम क्रियान्वयन करेंगे। तो यह शिक्षकों और छात्रों के बीच का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। शिक्षक और छात्र जो होते हैं उसमें क्रियान्वयन करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसी को माना जाता है कार्य होता है। क्रियान्वयन करते समय बहुत ही धैर्य रखना पड़ता है या बहुत धैर्यता की जरूरत पड़ती है, बहुत ही स्थिर मन से वो सोचेगा तभी वो कर पाएगा। पता चले किसी योजना को ऐसे दे दिया वो सोच ही नहीं पा रहा है, वो करने के लिए तत्पर ही नहीं हो पा रहा है, तो वही चीज़ होती है कि धैर्य रखना पड़ता है। आगे देखिए क्या है, और सभी छात्रों के समूह को शिक्षक के मार्गदर्शन में योजना का क्रियान्वयन करना चाहिए। ऐसा नहीं शिक्षक के सामने अगर योजना को अगर बालक कर रहा है तो उसमें जो कुछ भी कमी होती है या जो कुछ भी जानने के लिए होता है उसमें शिक्षक उसका मार्गदर्शन थोड़ा सा जब कर देता है तो बालक और कुछ चीज़ें उससे माध्यम से सीख लेता है। जैसे मान लीजिए अगर कि गृह विज्ञान के अगर बच्चे हैं तो गृह विज्ञान में क्या होगा, जब वो मान लीजिए खाना बनाने के लिए बच्चा अगर खाना बना रहा है और उसे पता चला कि कभी ज़्यादा नमक डाल दे रहा है, कभी खराब बना दे रहा है, कभी मसाला डालना है, कुछ ऐसी चीजें जब खाना बनाता है तो कभी काफी चीजें ऐसी आती है, कभी पता चले कि दाल अगर बनाना है उसमें पानी ज्यादा डाल दिया गया तो दाल क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन उसी में अगर एक शिक्षक के रूप में अगर कोई माता पिता या कोई जो उनके साथ में होते हैं वो उसको बताते हैं कि नहीं देखिए इतना चीजें इस मात्रा में अगर आप डालेंगे तो ये चीजें अच्छी बनती है। जीव विज्ञान के जैसे बच्चे आए, पता चले कि उसको अगर कोई योजना बना रहा है तो उस योजना में अगर एक शिक्षक उसका थोड़ा सा भूमिका अगर मार्गदर्शन कर दे तो बच्चा और अच्छा कर लेगा। तो यही सब चीजें क्या है, साइंस के भी यही चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी प्रोजेक्ट अपना
बच्चा अपने आप से जब करता है तो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए एक मार्गदर्शक की जरूरत होती है, और मार्गदर्शन वो उसका कौन कर सकता है, उसका एक शिक्षक के रूप में वो मार्गदर्शन करता है। तो ये हम लोग क्या देखे यार, योजना विधि के पद। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आइए एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए पहले। चलिए आइए, देखिए आगे जो है समस्या, मतलब ये जो योजना विधि जो है, इस योजना विधि में इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम लोग जानेंगे। और इस विशेषताओं के बाद हम लोग क्या जानेंगे कि इनके, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, किसी भी विधि के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं तो उनके कुछ गुण होते हैं और कुछ उनके क्या होते हैं, दोष होते हैं। तो सबसे पहले इनकी विशेषताओं के बारे में जान लें, क्योंकि हम विशेषताएं तो अगर देखा जाए तो जितनी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं पहले वीडियो में, अगर पीछे जो हम बता दिए हैं उससे आप विशेषताओं को निकाल के आप वही विशेषताएं होती हैं, उसी में एक एक लाइन अगर आप निकाल लेंगे तो विशेषताएं उसी में आ जाती हैं। लेकिन आपको हम विशेषताएं एक आध दो पॉइंट इस तरह करके 4-5 पॉइंट के माध्यम से आपको हम बता देना चाहते हैं, ताकि आपका नोट्स मेंटेन रहे, और पेपर अब बहुत ज़्यादा दिन आपका है नहीं। तो आइए देखिए क्या है कि इनकी पहली विशेषता क्या है, इसमें छात्रों की स्वाभाविक रुचि हो। कहने का मतलब यह है कि योजना विधि ऐसी बनानी चाहिए या ऐसा प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए बच्चों को जिसमें कि बच्चा उसमें क्या करे, अपनी रुचि ले, वो बाल केंद्रित मतलब हो। और आगे देखिए फिर क्या है कि विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका योगदान स्पष्ट हो। जो भी विज्ञान शिक्षण हो उसमें विज्ञान को सीखने के लिए जो भी शिक्षण हो उसमें क्या करे, वो उन विज्ञान का जो भी लक्ष्य हो या फिर जो प्रोजेक्ट हम उसको दें उसमें विज्ञान के महत्व को, उसका जो लक्ष्य है उससे कुछ ना कुछ उस बच्चे को सीखने को मिले। ऐसा ना करें कि हम कुछ ऐसे प्रोजेक्ट कार्य दे दें जिससे कि बच्चा कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, तो ऐसा प्रोजेक्ट कार्य शिक्षक को नहीं देना चाहिए। तो वही कहा जा रहा है कि विज्ञान शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका योगदान स्पष्ट हो। अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान दे सकते हैं, जहाँ विज्ञान लिखा है गृह विज्ञान शिक्षण वाले लिख देंगे वहाँ गृह विज्ञान के शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उसका योगदान मतलब स्पष्ट हो। आगे जीव विज्ञान होंगे तो जीव विज्ञान लिख देंगे, साइंस वाले होंगे, विज्ञान वाले सिर्फ होंगे तो सिर्फ विज्ञान लिख देंगे, या विज्ञान ही अगर गृह विज्ञान वाले भी विज्ञान लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आप जहाँ चेंज करना चाहते हैं आप चेंज कर सकते हैं अपने आप को। ये नहीं आप कहेंगे कि नहीं आप अलग से विधि पढ़ाया जाए गृह विज्ञान के लिए, सब यही विधियां हैं। गृह विज्ञान वालों के लिए भी यही है, जीव विज्ञान वालों के लिए भी यही है, और विज्ञान वालों के लिए भी यही है। थोड़ा थोड़ा जहाँ चेंजिंग होगा, जहाँ बदलना होगा, हम आपको बताते हुए चलेंगे। आगे देखिए दूसरा क्या है, तीसरा पॉइंट आ गया, प्रोजेक्ट को पूरा करने हेतु विद्यालय तथा छात्रों के पास पर्याप्त संसाधन हो। जो भी हम प्रोजेक्ट कार्य बच्चों से कराएं या जो भी प्रोजेक्ट कार्य करने के लिए बच्चों को दें, हम उस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमारे पास चाहे विद्यालय हो या फिर जो छात्र जो शिक्षक हो उनके पास उस प्रोजेक्ट को कराने के लिए संसाधन होने चाहिए। विद्यालय, अगर विद्यालय में बच्चों से अगर हम प्रोजेक्ट कार्य करा रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट कार्य कराने के लिए विद्यालय में क्या हो, वो संसाधन होने चाहिए। पता चले कि हम पेड़ पौधों के बारे में दे दिए बच्चों को खोज करने के लिए कि अलग अलग पेड़ों के पत्तियों के बारे में बताइए, कैसी किस पेड़ का कैसा पत्ती होता है, पता चले उस पेड़ ही ना हो विद्यालय में। तो ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी आती है। किसी भी अगर जीव विज्ञान के माध्यम में मान लीजिए किसी जीव विज्ञान की अगर हम कोई प्रकरण दे दिए बच्चे को खोजने प्रोजेक्ट बनाने के लिए और उसका प्रोजेक्ट मतलब है ही नहीं, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें विद्यालय में क्या हो, उसका संसाधन हो। आगे चौथा पॉइंट देखिए क्या है कि वह छात्रों के उपलब्ध धन, वो ऐसा प्रोजेक्ट कार्य देना चाहिए जिसमें कि छात्र का धन, समय तथा प्रयास की दृष्टि से उपयुक्त हो। कहीं ऐसा ना हो कि छात्र का समय भी चला जाए, उसका धन भी कुछ जा रहा है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उससे उस प्रोजेक्ट से उस बच्चे को कुछ सीखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसा प्रोजेक्ट कार्य, ऐसा योजना विधि देनी चाहिए, उसको योजना बनाने के लिए देनी चाहिए बच्चे को, जिससे कि बच्चा कुछ ना कुछ उससे सीख सके। अपना धन, समय और जो कुछ भी दे रहा है उसे वो कुछ ना कुछ प्रयास अपना कर रहा है तो उससे वो कुछ सीखे, दृष्टि से उपयुक्त हो, ऐसा ना हो कि अनुपयुक्त हो जाए। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है कि उसके माध्यम से छात्रों का नवीन और चुनौतीपूर्ण अनुभव प्राप्त हो। कहीं ना कहीं जो उसका पूर्व ज्ञान जो होता है उससे नवीन ज्ञान वो क्या करे, कुछ ना कुछ उससे वो सीखे बच्चा। ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट कार्य हम दे दिए और बच्चा कुछ उससे सीख ही नहीं रहा है। तो वही कहने का यहाँ पे मतलब है कि उसके माध्यम से, उस प्रोजेक्ट योजना के माध्यम से, योजना विधि के माध्यम से, उस प्रकरण के माध्यम से छात्रों का नवीन और चुनौतीपूर्ण अनुभव प्राप्त होने चाहिए। आगे देखिए इनके कुछ गुण होंगे और कुछ इनके दोष होंगे, इनको भी हम 2-4 पॉइंट के माध्यम से। इसमें
देखिए हम तो सिर्फ 5 पॉइंट आपको समझाए हैं, लेकिन इस 5 पॉइंट सिर्फ आपको नोट्स में दे रहे हैं, लेकिन नोट्स के साथ साथ आपको क्या करना है, इस 5 पॉइंट से ही नहीं, आपको इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट और जितना आप बढ़ा सकते हैं, जितना उसमें आप समझ सकते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को हमारे माध्यम से जो हम समझा रहे हैं उसमें आप बढ़ा चढ़ा के उसमें आप लिख सकते हैं, और भी अपना पॉइंट इसी में आप बता सकते हैं, जितने हम पढ़ाए हैं उसी में। पीछे वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है, इसमें पहला जो गुण, इनके गुण जो हैं, विद्यार्थियों को अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को अगर आप खुद से करेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको वो चीज़ें जल्दी कभी भूलेगी नहीं। किसी कार्य को अगर मान लीजिए जैसे कि व्याख्यान के माध्यम से या कापी किताब में दिया है, हम आपको कह दें ये चैप्टर पढ़ के चले आइए, क्या वो चीज़ें समझ में आएगी? या कोई भी अगर मान लीजिए कि अगर क्या नाम है, ओम का नियम मान लीजिए है, या कोई भी ऐसे प्रकरण जो हैं जो कि आपको अगर कराने के लिए दे दिया जाए कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ के चले आइए, क्या उसको आप समझ पाएंगे? बायोलॉजी के ही कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं, या जैसे में गृह विज्ञान अगर आप है, गृह विज्ञान के भी बच्चों को अगर हम देखें तो उनके भी योजना विधि से अगर माध्यम से कहें, हम आपको सिर्फ बता दें कि खाना ऐसे ऐसे बनाया जाता है, क्या आप कभी बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे, आपसे 1-2 बार गलती हो ही जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर एक कोई शिक्षक या कोई मार्गदर्शन के रूप में कोई आपसे खाना बनाने के लिए कहे कि ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे मात्रा में ये सामान डालो, वो आपका स्वाद अपने आप बदल जाएगा, अपने आप को बनाने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं वही चीज़ कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ को जब आप बनाएंगे, अपने से खुद से जब आप करेंगे, तो उसमें आपका ज्ञान क्या हो जाएगा? अस्थायी हो जाएगा। अस्थायी ज्ञान प्राप्त आपको होगा, वो आप कभी भूलेंगे नहीं। आप हमेशा हमेशा के लिए जब भी उस कार्य को करने के लिए करेंगे, आप कर ले जाएंगे और अच्छा करेंगे, और भी उसमें स्पष्टता आएगी, और भी अस्थायी ज्ञान उससे आपको सीखने को मिलेगा। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है कि विद्यार्थियों में कार्य करने के लिए तत्परता आती है। जब भी किसी कार्य में जब बच्चा जब रुचि जब लेने लगता है, उससे जब सीखने जब लगता है, तो उसमें क्या आती है? तत्परता आती है। वो और सीखने के लिए इच्छुक होता है कि और भी हमें ऐसे ऐसे कार्य मिले जिससे कि हम बहुत तेजी से करें। आगे देखिए क्या है कि छात्रों में रचनात्मकता और सृजनात्मकता का विकास होता है, कि वो अलग अलग नई नई चीज़ें वो खोज सके, उसमें अलग अलग सृजनात्मकता और भी वो सोचे, और भी उस प्रोजेक्ट के बारे में वो सोचने का प्रयास करता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे अगर हैं, जैसे एक ग्रुप ही है, मान लीजिए 4 ग्रुप हैं, 4-4 बच्चों का, तो उस 4 ग्रुपों में पता चलेगा कि कोई 1-2 बच्चे एक ही पेड़ के बारे में वो जानते होंगे, एक ही पेड़ की पत्तियों के बारे में जानते होंगे, उसमें कोई और भी जो बच्चा जो होता है, वो बच्चा कुछ अलग ही उस नवीन ज्ञान मतलब सोचने का, उसमें अलग ही सृजनात्मकता और रचनात्मकता होती है, वो अलग कुछ सोचने का प्रयास करता है, उसी पत्तियों को कुछ अलग तरीके से वो समझने का प्रयास करता है, उसमें पता चलता है कि वो हरापन उसमें जान जाएगा कि नहीं, पत्तियों में हरापन कैसे आता है, तो वो एक अलग ही सृजनात्मकता होता है, बच्चा अपने से खुद से वो सीखने का प्रयास करता है, उसमें सृजनात्मकता और रचनात्मकता का विकास होने लगता है बच्चों में। अगला देखिए क्या है कि यह विधि बाल केंद्रित विधि है। आपको हम पहले ही बता दिए कि यह विधि, योजना विधि क्या होती है? बाल केंद्रित विधि होती है, क्योंकि इसमें जो बालक होता है वो खुद से करके सीखता हुआ है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि विद्यार्थियों में खोजकर्ता की प्रवृत्ति पैदा होती है। जब विद्यार्थी जब अपने से कोई कार्य जब करेंगे, अपने से जब योजना बनाएंगे, अपने से कोई प्रोजेक्ट कार्य अपने से बनाएंगे, अपने से करेंगे, अपने से सीखेंगे, तो उसमें क्या होगी? खोजकर्ता की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। वो अपने से खुद वो खोजकर्ता बन जाएंगे, खुद वो खोज करेंगे, तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि खोजकर्ता की प्रवृत्ति पैदा होती है। कहीं ना कहीं जब आप कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ जब आप गुण जाने, तो उनके कुछ ना कुछ क्या होंगे? दोष होंगे। तो देखिए इनके पहला दोष क्या है, इस विधि द्वारा शिक्षण कराते समय तथा श्रम अधिक लगता है। जब भी हम योजना विधि देते हैं, जब भी हम प्रोजेक्ट कार्य बच्चे को देते हैं करने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं क्या क्या लगता है? समय भी सबसे ज़्यादा लगता है, और श्रम। कोई भी आपको टॉपिक अगर जैसे एक शिक्षक को पढ़ाना हो, क्या करेगा? बच्चे को अपना पढ़ा देगा, व्याख्यान के माध्यम से पढ़ा देगा, किताब दे देगा पढ़ने के लिए, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें होगा क्या कि जब वो योजना बनाने के लिए देगा, जब बच्चा जब खुद से जब कोई कार्य जब करेगा, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ करेगा, धीरे धीरे सीखेगा, या फिर कुछ ना कुछ उसमें सृजनात्मकता होगी, धीरे धीरे वो चीज़ें उसमें आएगा। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या होता है? परिश्रम भी बच्चा करता है और उसमें समय भी लगता है। ये इनके क्या है? दोष हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि इस विधि द्वारा पाठ्यक्रम को निश्चित समय में पूरा नहीं किया जा सकता है। जब भी आपको प्रोजेक्ट कार्य से माध्यम से अगर हम हर एक टॉपिक को हर एक पूरा पता चला 10 चैप्टर है, और 10 चैप्टर में पता नहीं 150-200 अगर आपको प्रोजेक्ट माध्यम अगर है, तो प्रोजेक्ट माध्यम से अगर हम बच्चे को दे दें सीखने के लिए, करने के लिए, तो वो चीज़ें जल्दी पूरा नहीं होती है, और पाठ्यक्रम को निश्चित समय पर ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसमें पता नहीं कई सालों लग जाएँ, और बच्चा वो भी फिर भी पता नहीं वो सीख पाए कि ना सीख पाए। कुछ ही प्रकरण वो कर पाएगा बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। आगे देखिए क्या है, इस विधि में प्रोजेक्ट का चुनाव करने से अधिक परेशानियां आती हैं। जब प्रोजेक्ट कार्य बच्चा जब करता है, तो शुरू में पता चले उस प्रकरण को समझ ही नहीं पा रहा है, पता चले कि अगर हम कह दिए कि पेड़ के पौधों को लेकर के पत्तियों को आओ, पता चले कि पेड़ के पत्तियां वो समझ ही नहीं पा रहा है, वो पता चले डंठल ही लेके कबार के लेके चला आया। तो ये सब चीज़ें अलग अलग
दिक्कतें उसको आती हैं, उसको बच्चे को परेशानियां आती हैं। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर के आज आपका योजना विधि यहाँ पे समाप्त हो गया। एक दो विधि अभी हम लोग और अध्ययन करेंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अगले सिलेबस से अपने चले आएंगे। ये भी हालांकि ऐसा आपका सिलेबस ही है, क्योंकि आपका जो विधि होती है वो 4-6 विधियां हैं आपके साइंस में, 4-6 विधियों को हम पढ़ाएंगे और उसी 4-6 विधियों के माध्यम से आपको श्योर है कि आपके पेपर में वही विधियां आ जाएंगी। हाँ, ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये लॉन्ग में विधि आएगी, ये शॉर्ट में आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको आएगी जरूर। तो आप लोग हम समझते हैं कि आज हम लोग योजना विधि, जो प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट मेथड, इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग चैनल पे जितने अब पहले से जुड़े हों वो लोग, आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि शिक्षण मतलब विज्ञान शिक्षण की क्लासेस लाई जाए, विज्ञान की क्लासेस लाई जाए। हम लोग का 3rd सेमेस्टर का विज्ञान सेमेस्टर जो है, विज्ञान जो है वो मेरा छूट रहा है। तो आपकी धीरे धीरे अब क्लासेस शुरू हो गई हैं और इस पर आप लोग जितने लोग हों वो लोग तो हैं ही, आपके साथ साथ जो भी आपके मित्र हों, दोस्त हों, भाई हों, उन सभी लोग को आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपकी साइंस की जो भी क्लासेस आप हों उन लोगों को तुरंत अपलोड जो ही होती है ये तुरंत आपको मिल जाए। और आप इसका एक एक नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि पेपर में आपको दिक्कत न हो। तो इसी के साथ आप लोग लाइक करिए वीडियो को, अच्छा लगे तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को दबा के जरूर रखे रहिए। नए लोग जितने भी हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसी के साथ